हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली डोज ऑफ पॉलिटी लेकर आए हैं आज। और आज जो है आपके क्वेश्चंस मोस्टली किससे रिलेटेड रहेंगे? नालसा से। और आपके जो क्या हैं आगे के टॉपिक्स वो आपको लग जाएगा पता, ठीक है। बट नालसा जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और उसके आसपास के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। एक दिया हुआ है डिस्प्यूट्स विद मोबाइल सेलुलर कंपनीज, ठीक है, फिर मोटर एक्सीडेंट केसेस, फिर पेंशन केसेस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव आर लोक अदालत्स हेल्ड, ठीक है जी। मतलब कि इनमें से ये जो केसेस हैं ये कौन कौन से लोक अदालत्स में हेल्ड किए जाते हैं? वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू ओनली, वन एंड टू एंड थ्री ओनली, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 3, ठीक है जी। डिस्प्यूट्स विद मोबाइल सेलुलर कंपनीज, मोटर एक्सीडेंट केसेस, पेंशन केसेस, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है जी। देखिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा जो है वो विद अदर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन वो क्या करती हैं, लोक अदालत को कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। अभी लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत बेसिकली क्या है, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। देखिए दोस्तों, अब आपने मूवी देखी होगी एक, कौन सी? जॉली LLB। फर्स्ट पार्ट अरशद वारसी, सेकंड पार्ट अक्षय कुमार, ठीक है। अब मैं ये आपका डेली डोज में इसके लिए क्यों बोल रहा हूँ? वो इसके लिए बोल रहा हूँ कि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी एडवोकेसी और साथ ही साथ हमारे जुडिशल सिस्टम की एक्चुअल हालत बताई है। क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ तो मैं आई कैन वाउच फॉर इट कि इनमें जो है चीज़ें बहुत ही एप्ट एंड एक्यूरेट के हिसाब से दी हुई हैं, ठीक है। हमारे जो हैं जजेस की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इस देश में जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और इनफैक्ट पर जज जो है वो मतलब महीने के 300 से या 500 केसेस तो देखते ही हैं। और देखिए, 300 से 500 केसेस का मतलब है जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है। क्यों? अब देखिए, अब चलिए इसको ना अपनी नालसा और लोक अदालत को एक साइड में रख लेते हैं। एक एडिशनल चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है, वो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है। अब देखिए जस्टिस सिस्टम का क्या सीन क्या होता है। कोई भी घटनाक्रम होता है, ठीक है जी, तो उसको क्या होता है, सबसे पहले पुलिस में उसकी या तो FIR होती है या DDR होती है, ठीक है। FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। DDR होता है डेली रिपोर्ट, डेली डायरी रिपोर्ट एंट्री, ठीक है। FIR के क्लॉजेस कुछ और होते हैं, DDR के कुछ और होते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर आपका कई बार मोबाइल चोरी हो जाता है तो अमूमन वहाँ पे जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं SHO वो DDR लिखते हैं, FIR नहीं करते हैं, ठीक है जी। कि डेली डायली रिपोर्टिंग हो गई है जी, ऐसे ऐसे फलाना चीज़ हो गई है। FIR के क्लॉजेस कुछ और होते हैं, ठीक है। अब ये तो एक नॉर्मल आपकी चीज़ हुई। अब सपोज़ कोई चीज़ यहाँ पुलिस से फॉरवर्ड हुई, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिप्यूट कर दिया, किसी पर्टिकुलर केस पे रजिस्टर हो गया है, ठीक है जी। या सपोज़ मर्डर का ही केस हो गया है। अब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्पॉट पे जाएगा, फिर वो छानबीन करेगा, फिर गवाह वगैरह से बात करेगा, विटनेसेस, वो सारी की सारी चीज़ करने पे उसको लग जाएंगे मिनिमम 1 to 2 months लग जाएंगे, ठीक है जी। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अपनी पूरी फाइल बना के कहाँ लेके जाएगा? वो लेके जाएगा जज के पास, ठीक है जी। वो जज के पास लेके जाएगा। अब जज के पास अगर आ गई है तो जज भी उसको एक तरीके से कैसे, मतलब हर चीज़ का SOP होता है। SOP क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो वो पहली चीज़ करेगा, अच्छा ठीक है, उसने केस सुन लिया है, फिर वो डेट देगा कि विटनेसेस को कब लेके आना है, विटनेस 1 कब आएगा, विटनेस 2 कब आएगा, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन। इस सारे प्रोसीजर में मतलब आपके कहीं 6 से 7 महीने लग जाते हैं, ठीक है।
मिनिमम बोल रहा हूँ, और भी ज़्यादा लग जाते हैं। कई बार आपकी डेट्स नहीं मिलती हैं कि आपके दो जो वकील हैं वो डेट्स पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब रख लीजिए कि 1 से 2 साल तो आपके इस पूरे प्रोसीजर में लग जाते हैं। तो देखिए हमारे जस्टिस सिस्टम जो है और जो पुलिसिंग सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे चलता है। क्यों? हमारे पुलिस के पास भी केस लोड बहुत हाई है, ठीक है जी, बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारे जजेस जो हैं वो कम हैं, इसलिए हमारे कंट्री में जस्टिस सिस्टम जो है वो डिलेड बहुत रहता है। और आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं निर्भया केस कि पूरे कंट्री में एक तहलका मचा दिया था, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी कितने साल लग गए, ठीक है जी। कि अगर आपका चलो एक सब जज लेवल से चीज़ अगर चली भी जाती है और ये अमूमन 1 से 2 साल ही अगर हमने लगा लिए, तो सब जज के बाद फिर कहाँ जाएगी वो? सीजीएम के पास जाएगी, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, फिर वो सेशन जज के पास जाएगी, सेशन जज के बाद वो हाई कोर्ट जाएगी, अपील है ना, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर और भी ज़्यादा हुआ कन्विक्शन में तो फिर वो प्रेसिडेंट साहब के पास जा सकती है, और इसमें भी 1 या 2 बार। तो देखिए ये पूरा प्रोसीजर है, तो ये हमारी कंट्री की व्यथा है, ठीक है। तो ये मैं एक एडिशनल चीज़ दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ दोस्तों कि देखिए आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, आप देखते हैं, आप करते हैं, चलो कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं बहुत रेयर होती हैं, ठीक है, मतलब पता होता है लोगों को, लेकिन देखिए संवाद जो है आपके साथ वो बहुत ज़रूरी है। यू शुड नो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स की चीज़ें कैसे हैं, ताकि कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि हमारे जस्टिस सिस्टम के हाल क्या है, तो आप रिलेट कर पाएँ कि हाँ अभय सर ने लेक्चर में बात करी थी, तो ठीक है। चलिए अब वापस आते थोड़ा। अब लोक अदालत क्या है? ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेडियल मैकेनिज्म है, और ये एक फोरम है जहाँ पे डिस्प्यूट्स केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ एट प्री लिटिगेशन, मतलब कि प्री लिटिगेशन स्टेज पे पहले ही सेटल कर देते जाते हैं, मतलब सेटल कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं एमिकेबली, मतलब रजामंदी से, ठीक है। अब लोक अदालत क्या है, उनको क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है किसके अंतर्गत? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, तो उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिला है। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या है, द अवार्ड का मतलब है डिसीजन जो है लोक अदालत का, वो एक डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, मतलब कि डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट मतलब कि उसकी जो पावर है, ठीक है जी, वो मानी जाएगी सिविल कोर्ट की, और ये फाइनल होती है और बाइंडिंग होती है किस पे? दोनों पार्टीज़ पे, और इसमें कोई भी अपील नहीं होती है जो भी अवार्ड की है, ठीक है। अगर पार्टीज़ को सपोज वो सेटिस्फाइड नहीं है तब क्या होगा? If the parties are not satisfied the award of the लोक अदालत, though there is no provision, कोई भी provision नहीं है, they are free to initiate litigation, कैसे? By approaching the court of appropriate jurisdiction, मतलब कि उनको लगता है कि नहीं, तो फिर उनको appropriate court में जाना पड़ेगा और वो एक फाइल करेंगे केस, ठीक है जी, जो कि एक उसका अलग से रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, ठीक है जी। वैसे तो मतलब कि ये बाइंडिंग होता है, अगर नहीं है तो फिर आप अलग से कोर्ट चले जाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए लोक अदालत भी ही क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है। लोक अदालत और नालसा से बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए विद रेफरेंस टू लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहला है, एन अवार्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर राइट टू एनी कोर्ट, ठीक है जी। ये पहली स्टेटमेंट है, आपने अभी ऊपर कर लिए तो आपको पता चल गया, करेक्ट ही है। दूसरा है, मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स आर नॉट कवर्ड अंडर लोक अदालत। तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी है? इसका सही जवाब है ए, ठीक है, ओनली वन। ये करेक्ट है, ये गलत है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अब क्या है, व्हेन स्टैट्यूटरी रिकग्निशन हैज़ बीन गिवन टू लोक अदालत, जो कि ऊपर हमने बात करी, इट वाज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड कि जो अवार्ड पास है किया जाएगा लोक अदालत का, ठीक है जी, द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ विल हैव द फोर्स ऑफ डिग्री ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है जी, जो कि ऊपर हमने बात कर ली है ऑलरेडी, ये पॉइंट है। अब देखिए नो अपील लाइज अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत, ये भी हमने ऊपर कर लिया है। लेकिन हाउएवर एवरी अवार्ड ऑफ लोक अदालत कैन बी चैलेंज ओनली बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन। ये देखिए अब ये देखिए चैलेंज पे आया, चैलेंज हम कैसे करेंगे? रिट पे, ठीक है जी। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अलग से कोर्ट पे जा सकते हैं, ये डिफरेंस है।
कोर्ट में जाना और चैलेंज करना अलग अलग है। रिट कहाँ होती है आपको पता है, हाई कोर्ट में ही हो पाती है, ठीक है। अब लोक अदालत किस किस के साथ डील करते हैं, सारे सिविल केसेस, ठीक है जी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉम्पनसेशन क्लेम्स एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, ठीक है जी, जो कि मतलब कि रजामंदी से एमिकेबली हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका है, ठीक है। ये देखिए इधर आर नॉट आया है, इज नहीं, आर नॉट, ये कवर्ड होते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। पहला है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। दूसरा है इट इशूज़ गाइडलाइंस फॉर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है जी, ये है। अब इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 ओनली, नाइदर 1 नाइदर 2। तो इसका सही जवाब है बोथ 1 and 2 ओनली। ये भी सही है, फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देते हैं वीकर सेक्शन को। दूसरा है इट इश्यूज़ गाइडलाइंस किसके लिए, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंट करना है लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। तो दोनों करेक्ट है। अब थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो किसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट हुई है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो इसके लिए टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस किसके, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और फिर ऑर्गेनाइज करनी है लोक अदालत, ठीक है जी, किस चीज़ के लिए, एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये हो गया। दूसरा है हर स्टेट में क्या है, इन एवरी स्टेट स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव इफेक्ट टू पॉलिसीज, डायरेक्शन टू नालसा एंड टू गिव फ्री लीगल सर्विसेज टू पीपल। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्ड टू हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हाई कोर्ट्स के ऊपर दी हुई है स्टेटमेंट। सबसे पहले है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। दूसरा है पार्लियामेंट जो है इट इज़ ऑथराइज टू फॉर्मुलेट अ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड अ यूटी। इसका सही ऑप्शन क्या है, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, नाइदर 1 नाइदर 2। तो इसका सही ऑप्शन है ओनली 2, ठीक है। ये वाली करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्यों। देखिए अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो क्या प्रोवाइड करता है, वो करता है कि अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, मतलब हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा। लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ऑथराइजेशन दी थी पार्लियामेंट को कि इट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अब थर्ड जज केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1998 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इट अपॉइंट दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ठीक है जी, हाई कोर्ट जजेस की जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट। वो कंसल्टेशन किसकी है, एक कॉलेजियम की। कॉलेजियम में क्या कौन होगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है जी। और क्या है कि गवर्नर जो हैं स्टेट के, कंसर्न स्टेट के, उनको भी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। जैसे कि हिमाचल के गवर्नर हैं, उनकी अगर उनके हाई कोर्ट की करनी है तो उनसे भी लेनी है। टेक्निकली गवर्नर तो वही बताते हैं जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बताया हो, ठीक है जी। इसलिए द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस, मतलब कि सिर्फ चीफ जस्टिस ने बोल दिया वही नहीं है। अब देखिए एनजैक आया था हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है जी, 2014 का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए थे। और ये इसके साथ मतलब कि एंड मोमेंट में जब पास हुआ था तो उसको नल एंड वॉइड कह दिया था। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है, कॉन्सिक्वेंटली ये एनजैक जो है ये ख़त्म हो गया और जो कॉलेजियम सिस्टम वो अभी भी ऑपरेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है इस मामले में। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या इस पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /r करेक्ट अबाउट द स्पीकर।
सबसे पहले है कि स्पीकर रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर। दूसरा है कि व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट द ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय वन फ्रॉम पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अब देखिए दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटी फॉर ऑल में स्पीकर मैंने कराया हुआ बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ पे आप जाके प्लीज़ पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, ठीक है। तो अभी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। तो सही जवाब क्या है इसका? 1 ओनली। ठीक है दोस्तों, 1 ओनली, ये करेक्ट है, ये नहीं है। क्यों? वो जानते हैं। अब क्या है कि स्पीकर जो है वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द हाउस, ठीक है जी। और वंस इज हाउस इज डिजॉल्व द स्पीकर टर्म ऑफ ऑफिस एंड्स, ठीक है जी। तो ऐसे इलेक्शन के बाद, ठीक है, जब तक आपका नया क्या है, नए सेशन नहीं आता तब तक स्पीकर रहते ही रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन स्पीकर जो है ये वो ही कैन बी री इलेक्टेड टू द पोस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुमित्रा महाजन थी हमारी स्पीकर, ठीक है जी। अब वो फिर से अगर इलेक्ट हुई हैं तो फिर से भी री इलेक्ट हो सकती थी, ठीक है जी। वो बात अलग है कि नहीं किया, बट शी वॉज एलिजिबल टू गेट री इलेक्टेड। अ स्पीकर ऑफिस में हाउएवर टर्मिनेट अर्लियर दैन द एक्सपायरी ऑफ द हाउस ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। अब कौन कौन सी रीज़न है जिसमें कि स्पीकर ऑफिस को टर्मिनेट किया जा सकता है? सबसे पहले, जब स्पीकर सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब कि ये देखिए, इससे एक चीज़ निकल के आई कि स्पीकर होने के लिए एमपी होना ज़रूरी है, ठीक है जी, ऑफ द हाउस, ठीक है जी। ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ हाउस। दूसरा, स्पीकर रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर, तो ये भी पता चल गया कि इसको लिखता है डिप्टी स्पीकर को। तीसरा है व्हेन द स्पीकर इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन, ठीक है जी, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है जी, तब हो रहा है। अब जैसे जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, व्हेन दिस प्रोसेस अंडरवे द स्पीकर कैनॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस, ठीक है जी, वो हाउस पे प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटी फॉर ऑल में प्लीज़ जाके स्पीकर का अच्छे से आप देखिए, क्योंकि स्पीकर से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपका डेली डोज ऑफ पॉलिटी ख़त्म हुआ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन तो हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन कुछ बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने में कई बार काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, ये सी चीज़ें भी हैं कि हाँ एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं। हम में से काफ़ी लोग कोर्ट्स नहीं गए होते हैं, ठीक है जी, और भगवान करे कि आपको कभी कोर्ट कचहरी के मामलों में ना पड़े, लेकिन कोर्ट्स जो आपको ऑन बुक दिखते हैं, ठीक है, उससे बहुत ही विपरीत कहानी होती है कोर्ट्स में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। थर्ड वेव के थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं, तो देखिए जब भी सिम्टम्स थोड़े थोड़े दिखें तो अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।